हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित्त होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्लास 9th गोधुली भाग 1 पार्ट 7 शुरू कर दिया है। नाम है टॉलस्टॉय के घर में। एक ऐसे घर में जो लेखक राम कुमार जी ने स्वयं उसको तीर्थ स्थल कहा है, पवित्र स्थान कहा है। टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी साहित्यकार, रूसी लेखक, विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक। सच, हमने इस पाठ को पढ़ा और उनके बारे में जो भी जानकारी राम कुमार जी ने हम सब के साथ साझा की है, उसको पढ़ने के बाद वास्तविकता हमें नजर आई कि जो राम कुमार जी ने लिखा है वो एकदम सही है कि उनका जो घर था वो एक मंदिर अर्थात एक तीर्थ स्थल की भांति ही था। किस तरह से? क्योंकि उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से, कला और गुणों के माध्यम से दुनिया भर में अर्थात संपूर्ण विश्व में एक अनोखी पद प्रतिष्ठा प्राप्त की और साथ ही साथ अपनी रचनाओं के माध्यम से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनमें से एक लेखक राम कुमार जी भी थे। स्वयं लेखक, रचनाकार हैं, चित्रकार भी हैं। वे टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ते रहते थे। उन्होंने उनकी आत्मकथा पढ़ी थी जिसमें उन्होंने अपना परिवार और जो भी उनके इंटरेस्ट या रोचक या रुचियां रहती थी उसमें सब कुछ लिखा था। तो कहीं ना कहीं राम कुमार जी को ये लगता था कि काश काश मैं कभी उस स्थान को देख पाऊं, लेकिन उनको कभी भी ये यकीन नहीं था कि क्या ऐसा सच में हो पाएगा। क्या वे टॉलस्टॉय के घर को वास्तविक रूप में देख पाएंगे? सपना सा ही था, परंतु सपना भी सच हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे, उनके विचारों को पढ़ा करो। मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ना बहुत ही उत्तम होता है। आप पढ़ेंगे उनके विचारों को, उनके थॉट्स को या उनकी रचनाओं को, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आपको सही मार्ग पता चलेगा कि हाँ, विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब इन्होंने टॉलस्टॉय के बारे में पढ़ा तो उनको एक मन में जिज्ञासा थी, काश क्या बात है, क्या बात है। और वो राम कुमार जी उनसे प्रेरित थे और उनका जो सपना था वो हकीकत में बदल गया। और जैसे ही वे रूस में पहुंचे और उनके गांव गए और उनके घर में जो कदम रखा तो उनके शरीर में एक अजीब सी सनसनी सी फैल गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था जैसे कहते हैं ना, चिमटी खोलो, पहले लग रहा है जैसे सच है या सपना। उन्हें लग रहा था जैसे ये सपना है, लेकिन वो वास्तविकता थी, सच्चाई थी। और वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो टॉलस्टॉय, जिनके बारे में उन्होंने बचपन से सुना है, पढ़ा है, जो उनके आदर्श हैं, आज वे उनके घर में रियल में या वास्तविकता में आए हैं। जैसे ही घर में कदम रखा, निहारते ही रह गए एकटक अनिमेष उनके घर, उनकी वस्तुओं को, हर एक कोने को बहुत ही, मतलब वो क्या कहें कि स्तब्धता। स्तब्ध समझते हो? स्तब्ध होता है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आई वॉज शॉक्ड या शॉक हो जाते हैं हम, तो हिंदी में कहते हैं स्तब्ध। उनके मन में स्तब्धता भी थी, साथ ही साथ यकीन भी नहीं हो रहा था, लेकिन यस, उनका सपना हुआ साकार। हर एक वस्तु को देखा, हर एक, क्योंकि सरकार द्वारा उनके घर को म्यूजियम घोषित कर दिया था। पूरे घर को, घर बहुत बड़ा था, छोटा सा नहीं था, अच्छी खासी इमारत थी, परिवार था, भरा पूरा परिवार था, डॉक्टर्स भी रहा करते थे और अच्छा खासा परिवार था। तो संपूर्ण घर को वहाँ की सरकार ने म्यूजियम घोषित कर दिया था। तो सब लोग आते जाते थे, देखते थे। लेखक जब गए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद उन्होंने इस पाठ की रचना की और इस पाठ की रचना के साथ ही हमें पता चला कि रूसी लेखक, महान रूसी लेखक, प्रसिद्ध रूसी लेखक टॉलस्टॉय किस तरह के थे। आइए, इसी चैप्टर का हम इस वीडियो में करेंगे CCR मीन्स कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हम जानेंगे टॉलस्टॉय जी के बारे में और उनकी रचित जो भी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं और उनकी आत्मकथा है, और साथ ही साथ लेखक की रचनाओं के बारे में जानेंगे कि लेखक किसकी सहायता से वहां गए। पहली बात तो
क्योंकि अचानक से तो कोई कहीं पहुंच नहीं पाता है, किसी ना किसी की सहायता तो होती है। वो कौन थे? क्या वो भी कोई रूस के थे? आइए सबसे पहले हम जानेंगे लेखक रामकुमार जी के जीवन परिचय के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे टॉल्स्टॉय जी के घर में। आ जाइए। लेखक रामकुमार जी प्रख्यात चित्रकार और लेखक, ना केवल वे लेखक थे बल्कि चित्रकार भी थे, पेंटर। रामकुमार जी का जन्म सन 1924 में शिमला में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी शिमला में ही हुई। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया। इसी दौरान प्रख्यात चित्रकार शैलोज मुखर्जी शारदा उत्कील स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला की शिक्षा ली। अपनी चित्रकला की जो शिक्षा थी उसमें और अधिक विस्तार करने के लिए वे सन 1949 में पेरिस गए और 1952 तक वहां रहे। उन्हें 1972 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1985 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान समेत अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं रामकुमार जी को। रामकुमार की कृतियों के नाम हैं, जैसे उपन्यास है बने घर टूटे, देर सवेर, कहानी संग्रह, हुस्मा बीबी तथा अन्य कहानियां, शिगरों का स्वर आदि। रिपोर्टाज, यूरोप के स्केच का स्वर आदि। और साथ ही साथ वार्ड नंबर 6 चेखव के बहुचर्चित लघु उपन्यास। अंतोन चेखव का नाम सुना है? चेखव, अंतोन चेखव भी रूसी रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अंतोन चेखव। ऑस्कर वाइल्ड के उपन्यास द पिक्चर ऑफ बोलिन का भी हिंदी अनुवाद किया। रामकुमार के साहित्य में निम्न वर्गीय जो भी अधिक उनकी रचनाओं में निम्न वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता था, क्योंकि जो लेखक होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सब के सब कल्पना करते हैं। अधिकतर हम लोग क्या सोचते थे कि कवि, कहावत भी सुनिए कि जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, अर्थात जो भी कल्पना आती है उनको जो भी समझ में आता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहां बात आपको ये बताना चाहेंगे कि रचनाकार, चाहे वे कवि हों या लेखक हों, अपने अनुभवों को ही शब्दों का जामा पहनाकर हम सबके समक्ष रखते हैं। कल्पना कहां से होगी? कल्पना भी कोरी होगी जब विचार नहीं होंगे, जब अनुभव नहीं होंगे। और इनकी जो रचनाएं रहती थी वो अधिकतर निम्न वर्गीय के साथ रहती थी। उनके साहित्य में भावुकता और बड़बोलेपन के लिए कोई स्थान नहीं है। अधिक वो दिखावटी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, बड़ी बड़ी बातों का भी सहारा नहीं लेते थे, अधिक क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते थे। वे मनुष्य और मानवीय संबंधों के छोजन और संतरास को विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने पेश करते हैं, जो है वो रियल। रामकुमार जी का कथाकार यायावरी और चित्रकला से समृद्ध हुई। यायावरी मतलब समझते हो? घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के, ठीक है, चित्रकला में भी थे वे, साथ ही साथ यायावरी, ठीक है। यायावरी कहते हैं जैसे कि घुमक्कड़ी प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति, यात्रा करने वालों को यायावर कहते हैं। उस भाव भूमि पर मिलता है जहां विस्तृत अनुभव संसार है और मानवीय गरिमा को कभी ना आहत करने वाली दृष्टि। प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में उनको प्रसिद्ध पुस्तक यूरोप के स्केच से संकलित है। वे सन 1949 में चित्रकला का अध्ययन करने के लिए पेरिस गए थे। उन्हीं दिनों जब कभी मौका मिला उन्होंने इटली, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों की यात्रा भी की। सन 1955 में जयप्रयाग में उनके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई। तब उन्हें दूसरी बार यूरोप जाने का अवसर मिला 1955 में। प्रश्न आ सकता है कि लेखक दूसरी बार यूरोप कब गए थे? तो सन 1955 में। देखिए यहाँ प्रकृति का सुंदर सा नजारा, प्यारा सा घर, जैसे खुला आसमान, वातावरण एकदम स्वच्छ, ठंडी ठंडी हवा, कोई प्रदूषण नहीं, कोई ऐसा हौच पौच सा नहीं, सब कुछ एकदम शांतिमय। टॉल्स्टॉय का घर। लेखक ने ये जो चैप्टर लिखा है वो उन्हीं के बारे में लिखा है जिनसे वो प्रेरित थे, जो उनके लिए मात्र एक सपना सा था। और जब ये सपना वास्तविकता में परिवर्तित हुआ तो लेखक की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक ने यात्राओं के दौरान लिखा हुआ एक रिपोर्टाज है।
रिपोर्ट था जिसमें डेट्स का, दिनांक का या दिनों का चर्चा होता है। लेखक ने पेरिस के अतिरिक्त जिन देशों की यात्राएं की, साथ ही लेखक ने इसमें टॉल्स्टॉय के जीवन की अविस्मरणीय यादों की झांकी भी प्रस्तुत की है। अविस्मरणीय झांकी, अविस्मरणीय यादें, अविस्मरणीय कैसे कहते हैं? जो विस्मृत ना हो, जिन्हें हम भूल ना सकें। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रहते हैं जो हमें हमेशा हमारे मस्तिष्क में तरोताजा रहते हैं। क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है अब तक का जो आप कभी नहीं भूल पाते हैं? सबके मस्तिष्क में एक ना एक चित्र, एक ना एक घटना याद रहती है जो हम नहीं भूल पाते हैं। कहते हैं ना कभी कभी बहुत अच्छा कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मैं इस तरह से अपने काम को कर रहा था या मैं ये कर रहा था और अचानक से ये हुआ और यहाँ चला गया। हर एक के जीवन में एक ना एक घटना ऐसी होती है, एक ना एक घटना ऐसी जुड़ी होती है जिसको वो कभी भी नहीं भूल सकता, नींद में भी नहीं भूल सकता। हाँ, ये कह सकते हैं। तो लेखक ने जब उनके जीवन के बारे में पढ़ा और उनकी जो घर जहां उन्होंने वास्तविक रूप में देखा, तो ये तो उनके लाइफ का एक बहुत ही यादगार समय था। लेखक के लिए टॉल्स्टॉय के घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह थी। उनके लिए तीर्थ यात्रा के समान लगी। वैसे भी वे यायावरी प्रवृत्ति के थे, घूमना उन्हें अच्छा लगता था, एक स्थान से दूसरे स्थान। देखिए, शिमला में हुआ जन्म, फिर दिल्ली से एमए किया, फिर पेरिस गए चित्रकला सीखने के लिए, फिर रूस गए, घूमते रहते थे। और इसी यात्रा के दौरान उन्होंने टॉल्स्टॉय के घर की भी जर्नी की और उस यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा का नाम दिया। लेखक मास्को शहर की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वहां धूप के दिन अधिक देर तक नहीं रहते। मास्को में अधिक देर तक या अधिक घंटों तक धूप नहीं रहती, इसलिए लोग धूप का आनंद लेने के लिए बहुत अच्छे से बैठते हैं और खुश होकर धूप का आनंद लेते हैं। लेखक नाश्ता करके अपने एक रूसी मित्र यूरा के साथ यासनाया पोलियाना के लिए रवाना होता है। टॉल्स्टॉय ने यहीं साहित्य की अमर कृतियां लिखी थीं, यहीं युद्ध और शांति के सजीव चित्र भी रचे थे। उनका उपन्यास भी था युद्ध और शांति, जिसमें उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा की थी। लेखक इस स्थान को देखने के लिए काफी उद्वेलित थे, बहुत एक्साइटेड थे। मतलब उन्होंने ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं। रास्ते में कार की स्पीड बढ़ाते जा रहे थे और उनको मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं पहुंच जाऊंगा। खुशी भी थी और थोड़ा सा डर भी था। जब कोई भी अच्छे से अच्छा कार्य भी हम कर रहे होते ना, थोड़ा सा मन में डर होता है कि क्या ये कार्य हो जाएगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा। और जब हो जाता है तो हाँ, यकीन ही नहीं होता कि ये काम हो गया। सब ऊपर वाले की इच्छा, क्योंकि काम हमारा है, मेहनत हमारी है, परिणाम उसका है। कार 70 मील की रफ्तार से भागी जा रही थी। सड़क के दोनों ओर हरे तथा गहरे पीले रंग के खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। लेखक मन ही मन यासनाया पोलियाना, ये क्या है? हाँ, टॉल्स्टॉय के गांव का नाम, जहां पर वे रहते थे, उसी के बारे में सोच रहे थे। लेविन, आद्रे, हाली आदि के धुंधले चित्र उनकी आंखों के सामने भी घूम रहे थे। पियानो, वायलिन, मैंडोलिन के स्वर के लेखक के हृदय को झंकृत कर रहे थे। 3 घंटे के बाद वे यासनाया पोलियाना के बड़े फाटक पर पहुंच जाते हैं। आखिरकार जिस यात्रा के लिए वे निकले थे, अब वो यात्रा पूर्ण हुई, उनकी मंजिल करीब आ गई। यह गांव लगभग 150 घरों का है। यासनाया पोलियाना गांव का नाम है और लगभग 150 घर हैं इसमें। और इसी के सिरे पर टॉल्स्टॉय का घर है। कोने में टॉल्स्टॉय जी का घर है और उस घर में अब लेखक प्रवेश करेंगे। उनके घरों के चारों ओर बाग बगीचे हैं। पास ही एक तालाब भी है जिसके किनारे टॉल्स्टॉय घंटों बैठा करते थे, एकदम प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में रहकर। उनके घर का जब भी वर्णन आपसे पूछा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय के घर का वर्णन कीजिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है टॉल्स्टॉय के घर में। इस तरह का प्रश्न अवश्य आ सकता है कि कौन सा गांव है जहां टॉल्स्टॉय रहे थे, या लेखक रामकुमार जी किस स्थान पर गए अपने रूसी मित्र के साथ, यूरा के साथ, कहां गए। ये नाम याद रखिएगा। नाम बड़ा है, अटपटा है, लेकिन इस नाम को आपको याद रखना होगा। यासनाया पोलियाना क्या है? गांव का नाम है। ठीक है। तो यहां वो उन्होंने जब देखा कि और सुना,
उस गांव के बारे में। टॉलस्टॉय के घर को सरकार ने म्यूजियम बना दिया था। क्यों क्यों बना दिया था? क्या हर किसी के घर को म्यूजियम बनाया जा सकता है? नहीं। जहां कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ अनोखा, जो दुनिया से अलग हो, जो दुनिया से अनोखा हो, उसी को इस तरह इस श्रेणी में शामिल किया जाता है। संपूर्ण पूरे घर को म्यूजियम बनाया और लोगों का आना जाना, लोगों का तांता वहां लगा ही रहता था। लेखक भी उन्हीं लोगों में से एक थे, लेकिन इतने बड़े फैन थे उनके, फैन क्या, कूलर, एसी सब कुछ कह सकते हैं। वो बहुत अधिक उनसे प्रभावित थे और किस्मत से वे वहां पहुंचे। म्यूजियम देखने हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष और बच्चे आते रहते थे। उस समय भी आए हुए थे। लेखक के वहां पहुंचने पर म्यूजियम के डायरेक्टर उनके साथ उसी आदमी को भेजा जो टॉलस्टॉय के सेक्रेटरी रह चुका था। सेक्रेटरी को हिंदी में सचिव कहते हैं, ठीक है। वहां एक पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर टॉलस्टॉय किसानों को भी पढ़ाया करते थे। अब गांव में वे स्वयं रहते थे। वे चाहते तो कहीं शहर में जाकर भी बस सकते थे, परंतु उनको गांव, प्रकृति बहुत प्रिय थी और वहां पर जब भी उनको समय मिलता था लेखन तो वे करते ही थे, साथ ही साथ वहां पर किसानों को बैठाकर घंटों उनको भी पढ़ाया करते थे। वहीं एक झोपड़ी भी थी जिसमें उनके मित्र रेपिन नामक महान चित्रकार भी रहते थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेपिन कौन थे, या फिर एक जो उनके घर के साइड में या बगल में है ना एक झोपड़ी थी, वो किसकी थी? तो रेपिन नामक एक चित्रकार थे जो टॉलस्टॉय के मित्र भी थे, वहीं रहते थे। जिन्होंने, किसने? रेपिन ने टॉलस्टॉय के अनेकों चित्र भी बनाए थे। टॉलस्टॉय जब 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो चुका था। छोटी सी उम्र में जब अबोध बालक को अपने मां की प्रेम, स्नेह और गोद की और आंचल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तभी उनकी मां चल बसी थी। लेकिन उनके मस्तिष्क पर उनकी मां की छवि और जो भी वो कार्य करती थी वो सदा सदा के लिए अंकित हो गए। वे कभी भी अपनी मां को नहीं भूल पाए। इतने छोटे थे, 2.5 वर्ष कितनी सी एज होती है। जब वे 2.5 वर्ष के थे तभी उनकी मां की मौत हो गई थी। लेकिन वह ना तो मां को भूल सके और ना ही मां द्वारा लगाए गए बागों को, उन्होंने उन बागों की कभी अनदेखी नहीं की। जो भी बाग, बगीचे, पेड़ पौधे मां के द्वारा लगाए गए थे, टॉलस्टॉय उनकी हमेशा देखरेख करते रहे। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि बस जब पेड़ पौधों की छाया में वे बैठते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे बस मैं मां की गोद में बैठा हूं। ये क्या है? ये कितना अनोखा उनका व्यक्तित्व यहां पर प्रस्तुत किया है लेखक राम कुमार जी ने। उस बाग में अनेक पतली पतली पगडंडियां भी थी जहां बाग बगीचे लगे हुए थे। पतली पतली पगडंडियां, समझते हो, छोटे सकरे सकरे रास्ते, ठीक है। तथा टॉलस्टॉय का अनेक स्मृतियां भी बिखरी हुई थी। कहीं कोई बेंच थी जिस पर वह सुबह में बैठा करते थे। एक पेड़ की शाखा पर एक घंटा भी लगा हुआ था, बड़ा सा घंटा, ठीक है। वो क्या करता था, जिसे बजाकर परिवार के लोगों को भोजन करने की सूचना दी जाती थी। जो भी परिवार के साथ कार्य हो, जैसे भोजन और भी कोई काम हुआ करते थे, तो घंटे को बजा दिया जाता था और सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते थे। एकता, पारिवारिक संबंध, इन सब का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है। बाहर की परिक्रमा के बाद जब लेखक ने उनके अंदर पैर रखा घर में, तो उनके शरीर में सनसनी सी पैदा हो गई, एक अजीब सी सनसनी। क्यों? क्योंकि यकीन नहीं कर पा रहे थे। मस्तिष्क में हलचल पैदा हो गई। शीशे की अलमारियों में उनके कोट, पतलून, पतलून मतलब समझते हो, पायजामा, ओवरकोट, ड्रेसिंग गाउन, मोजे, जूते, कमीजें, सब कुछ टंगे हुए थे। दीवालों पर उनके तथा उनके परिवार के चित्र भी लगे हुए थे। उनके पढ़ने लिखने के कमरे के कोने में छोटी सी मेज तथा बिना सिरहाने की एक तिपाई या चारपाई रखी हुई थी। इसी कमरे में बैठकर आना करीनिना तथा युद्ध और शांति की रचना की। अनेक उनके पुस्तकालय में 23,000 किताबें थीं, ठीक है, तथा विभिन्न जगहों से आए 20,000 के लगभग पत्र भी थे। वे अपने कमरे में खिड़की के पास सोते थे ताकि प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया जा सके। उनका जो सोने का स्थान था ना, वो भी खिड़की के पास था ताकि उनको जो वायु है वो शुद्ध प्राप्ति भी होता रहे और प्रकृति के आनंद लेते रहें वे।
पत्नी से खटपट रहने के कारण दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे। खाने का कमरा दूसरी मंजिल पर था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज थी जिसके चारों ओर 12 कुर्सियां थीं। चारों ओर आराम की कुर्सियां थी जिन पर खाने के बाद लोग आराम भी फरमाया करते थे, संगीत का भी आनंद लेते थे। टॉल्स्टॉय स्वयं भी संगीत के शौकीन थे। नीचे की मंजिल में अतिथियों के लिए कमरे थे, इनमें एक डॉक्टर भी रहता था। गेस्ट हाउस भी था नीचे की उसमें, तो वहां पर एक डॉक्टर हमेशा के लिए रहता था। ठीक है। टॉल्स्टॉय ने जब अंतिम बार घर छोड़ा तो केवल डॉक्टर ही उनके साथ गया। जब वे घर छोड़कर गए, लिखा यह है कि पत्नी से खटपट थी, अलग अलग कमरे में वे रहते थे। डॉक्टर जो नीचे की मंजिल थी उसमें रहता था, और जब घर वे छोड़कर गए तो सिर्फ डॉक्टर ही उनके साथ गए। उन्होंने इस कमरे का वर्णन आना करीनिना, जो उनकी रचना है, इसमें किया है। इस प्रकार म्यूजियम देखकर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके जीवन की जैसी झांकी उन्हें दिखाई दी वह कभी भी धुंधली नहीं हो सकती। जो भी उन्होंने टॉल्स्टॉय के घर में जाकर देखा, ऑब्जर्व किया, और इस नतीजे पर तो वो पहुंच गए कि ये झांकी कभी भी धुंधली नहीं होगी, अर्थात ये अमिट छाप छोड़ देगी जो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। इस मकान में केवल टॉल्स्टॉय के जीवन का इतिहास ही पता नहीं चलता, बल्कि उन सारी आत्माओं की भी आवाज सुनाई पड़ती थी जिन्हें टॉल्स्टॉय ने जन्म दिया था। रचना, किताबें, लेख, उपन्यास, कई सारी बातें। उस मकान से बाहर निकलने पर तेज धूप के कारण लेखक की आंखें चौंधिया सी गईं। कुछ देर के बाद लेखक अपने मित्रों के साथ टॉल्स्टॉय की समाधि भी देखने गए और वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और समाधि से जुड़ी बात आपको पता है ना कि उन्होंने अपनी पहले ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी ऐसे शोरगुल या बाजे गाजे के साथ या बड़ी सी समाधि तैयार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरी समाधि का निर्माण ऐसा हो जैसे निर्धन से निर्धन समझते हो ना, गरीब, मतलब अति गरीब लोगों की जिस तरह से समाधियां बनती हैं, मेरी समाधि का भी उसी तरह से निर्माण किया जाए और किसी तरह का कोई आडंबर या दिखावटीपन ना किया जाए, कोई भाषण ना दिया जाए, बस आराम से। और जगह भी उन्होंने निश्चित कर दी थी कि यहाँ सामान्य सी, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी सी जगह, महंगी सी जगह जहाँ बड़े बड़े लोग तथाकथित, मतलब जो नहीं भौतिक रूप से सुख संपन्न रहते हैं, उन्होंने साधारण सिंपल सी जगह चूज की और बता दिया था कि यहीं पर मेरी समाधि बने। सच में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी टॉल्स्टॉय और साथ ही साथ लेखक रामकुमार जी, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से इस चैप्टर की रचना की, बहुत बहुत हम नमन करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त भी करते हैं कि जिन्होंने अपनी कलम के माध्यम से हमें इतनी अच्छी जानकारी प्रस्तुत की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना कि जो बाहरी दिखावटीपन रहता है ना, वो कुछ समय मात्र का रहता है, उसकी लिमिट रहती है, कुछ आजीवन नहीं रहता है। ठीक है। उससे यदि हम अपने जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार, जितने हमारे गुण विचार हैं, उनको यदि हम विकसित करेंगे तो वो हमारे जाने के बाद भी याद किए जाएंगे। इस पाठ से एक और सीख हमें मिलती है कि जितना बाहरी चमक दमक के पीछे लोग भागते हैं वो कुछ क्षणिक रहती है। ठीक है, क्षण भंगुर है, जो नष्ट हो जानी है। जो नष्ट नहीं होते, जो हमेशा अमर रहते हैं, वो हैं हमारे गुण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ध्यानपूर्वक वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल।